Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is वेंकटेश शर्मा और आज हम एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन और कुछ कुछ बुक्स में उसी चैप्टर को आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस नाम से भी देख सकते हो। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों का जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस था उस हिसाब से फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम आपके उसी सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ बुक्स में चैप्टर्स की जो सीरीज है वो आगे पीछे हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल आप लोग देख लेना, ठीक है। बट अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत ही छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आज आप लोग पहली बार 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बेसिक चीज़ें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। बस इतना है कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर लेवल उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस अब उसी टॉपिक को आपको फिर से एक तरीके से रिवाइज करना है ताकि इससे रिलेटेड और डिफिकल्ट टॉपिक्स और डिफिकल्ट थिंग्स आप समझ सको, उसको प्रैक्टिकली आप कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हो, ठीक है। सो आई होप सो अभी तक आप लोगों ने जो भी आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया वो आप लोगों ने इससे स्टडी किया होगा, प्रिपेयर किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई लेक्चर सीरीज मोशन इन वन डायमेंशन। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स को, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टैटिक्स, उसके बाद काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और फिर उससे रिलेटेड आगे की चीजें। पहले इन चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे बेसिकली यहां से आप लोगों को मोशन के बारे में समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द मैकेनिक्स? जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स 9th और 10th स्टैंडर्ड तक आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी मतलब स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या फिर जो भी सीबीएसई में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड तक जो सब्जेक्ट हुआ करता था वो साइंस था, मतलब उसमें सभी का कॉम्बिनेशन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी था उसमें। फिर उसके बाद आप जब 11th स्टैंडर्ड में आते हो तो वही साइंस जो था वो अब 3 अलग अलग बुक्स में, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। फिजिक्स का अपना अलग बुक है, केमिस्ट्री का अपना अलग बुक है, बायो में 2 अलग अलग सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, बॉटनी आ जाता है, जू आ जाता है। तो उसी तरीके से हर ब्रांच को, हर सब्जेक्ट को आप और जब डिटेल में पढ़ते जाते हो तो उसके और अलग अलग ब्रांचेस आपको नजर आते हैं। तो मैकेनिक्स ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, अलग अलग कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसमें उसके जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या करेंगी, कैसी होगी, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सो वी कैन से दैट द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of the object, physical object, ये सब बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक एक करके अगर डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, पहले हम लोग लिखेंगे मैकेनिक्स के बारे में। व्हाट इज द मैकेनिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals with study of motion of an object, okay, motion of an object and different terms related with it in different conditions, क्योंकि मैकेनिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इन डिफरेंट कंडीशंस, ओके ना। मैकेनिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है। एक सेकेंड, क्या लिखा है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद इट इन डिफरेंट कंडीशंस। यस,
क्या होता है कि मैकेनिक्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जो फिजिक्स की ही ब्रांच है, पर अलग से पढ़ाया जाता है। कि मान लो कि अब आप लोग यहाँ से 11-12 करने के बाद जब कहीं पर भी इंजीनियरिंग के लिए जाओगे तो वहां पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट दिखाई देगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग कंडीशन के बारे में पढ़ना है। इसके लिए अभी से मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स बेटर फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है कि मैकेनिक्स फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसमें आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना होता है, उस पर अप्लाई होने वाले फोर्सेस, उस वजह से तैयार होने वाला उसका मोशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सभी के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे बोला जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमैटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स। ओके, और ये होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कि स्टैटिक कंडीशंस मींस व्हाट, आपने देखा होगा ये वर्ड, कभी ना कभी सुना होगा। कभी भी ऑब्जेक्ट कोई एक रेस्ट पोजीशन पर है, देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट इन दैट ऑब्जेक्ट, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है, वो वहीं पर है और कंटिन्यूअसली वहीं पर रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी भी आप चेक कर लीजिए, तो उसे बोला जाता है स्टैटिक्स। The branch of physics or the branch of mechanics which deals with the study of the object when it is in the rest condition, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स क्या होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए और उस फोर्स की वजह से वो मूव होने लग जाए एक प्लेस से दूसरी जगह पर, बट काइनेमैटिक्स में कंडीशन होती है कि वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन के बारे में ही स्टडी करोगे, फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करोगे, एनी अदर कॉजेस व्हिच कॉजेस दैट मोशन उसके बारे में स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में ही बात करोगे, तब उसे बोला जाता है काइनेमैटिक्स। बट अगर आप डायनामिक्स की बात करो, दैट इज आल्सो, काइनेमैटिक में भी आप मोशन में स्टडी करते हो, डायनामिक में भी मोशन में ही स्टडी करते हो, बस फर्क ये है कि काइनेमैटिक्स में आप फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते, डायनामिक्स में आपको फोर्स कंसीडर करने होते हैं। पहले ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, इनका क्लासिफिकेशन नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये क्लियर है तो फिर उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक और उसके बारे में डेफिनेशन लिखना है। अब अगर स्टैटिक्स के बारे में लिखा है, so we can say that the mechanics is classified into 3 different categories: statics, kinematics and dynamic. उसमें सबसे पहले पर आते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में लिखेंगे it is the branch of physics which deals with study of an object when it is in a rest condition. It is in rest condition. Most important thing, last word, कि statics means what, कि आप उस ऑब्जेक्ट को कब स्टडी करते हो, जब वो रेस्ट कंडीशन में हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर वो रेस्ट पर है तो फिर स्टडी करने की जरूरत ही क्या है, उसको नहीं करने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज ऑफ, मान लीजिए कि एक किसी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, वो यहीं पर है, यहां से मूव हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट वहां पर ही क्यों है, वहां से मूव क्यों नहीं हो रहा, भले ही उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, माना उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसको मूव करने के लिए जरूरी है, पर उसके अलावा भी तो वहां पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वो फोर्सेस का स्टडीज जो करना है वो स्टैटिक्स का पार्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा है, वो वहीं पर है काफी वक्त से, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ दिखाया जाता है, आगे आएगा आपको उसी को बैलेंस करने वाला एक फोर्स ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपको। अभी के लिए बस ये याद रखिए कि ये फोर्सेस इन पर एक्ट होते हैं। इसके अलावा जहां पर आपने रखा है उस ब्लॉक को, तो ब्लॉक और वो जो सरफेस है, वो जितनी पोर्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पर एक और फोर्स होता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सभी फोर्सेस के बारे में स्टडी करना मतलब क्या, स्टैटिक का पार्ट है।
आसान लैंग्वेज में ये बताया हुआ है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है, वो कोई भी तरीके से मूव नहीं हो रहा है, तब उसकी स्टडीज करना, उस पर जो अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसकी स्टडी करना, उसे बोला जाता है स्टैटिक। दैट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक। ठीक है, बहुत डिटेल होता है ये ब्रांच, ये याद रखना है। उसके बाद स्टैटिक्स में रेस्ट में होता है ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे मोशन में। मोशन में स्टडी करते वक्त दो अलग अलग है, एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी तरफ लिख दीजिए डायनामिक्स। ये तीनों की तीनों जो है वो किसकी ब्रांचेस है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि ये सिमिलरली जैसे अभी लिखा कर दिया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics or branch of mechanics which deals with study of an object when it is in motion condition। तो यहां पर एक कंडीशन है, बट the causes of motion, forces are never considered in it। ये चीज को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। काइनेमैटिक्स में कभी भी आप, ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स। यहाँ पर कहीं पर भी हम फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में, सिर्फ मोशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, मैंने ये लिखवाया कि काइनेमैटिक्स में हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, कितने स्पीड से मूव हो रहा है ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर सेम, यहां पर भी वही डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of an object when it is in motion condition, and forces are taken in consideration। इसका मतलब यहां पर फोर्सेस कंसीडर किए जाएंगे। मोशन तो स्टडी करोगे ही आप, कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और उसके अलावा उस वेलोसिटी को क्रिएट करने वाला, उस एक्सेलरेशन को क्रिएट करने वाले फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, उसे भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसे बोलेंगे डायनामिक्स। और अभी फिलहाल के लिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स, वहां पर क्या पढ़ेंगे कि आप बोलेंगे सर काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी से भी पहले है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने से डिस्प्लेस हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो वेलोसिटी मिल जाए तो एक्सेलरेशन, ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसमें काइनेमैटिक्स में, पर फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहां पर इन सभी चीजों के अलावा फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। वो फोर्स जो इस एक्सेलरेशन को बना रहा है, इस एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए जो फोर्स की जरूरत है, उस फोर्स के बारे में भी हम लोग डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। तो इसे बोला जाता है स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ। ओके, सो नोट डाउन हो गया है, तो नेक्स्ट इस पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेस्ट। ओके, स्टैटिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी स्टैटिक का मीनिंग ही वही होता है। मतलब जब भी वर्ड आए स्टैटिक, समझ जाना कि कोई ना कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, जो भी चीज है, जैसे मान लो कार का एग्जांपल है, व्हीकल का एग्जांपल है, तो वो सभी चीजें रेस्ट कंडीशन में है, मतलब वो मूव नहीं हो रही है, तो उसे बोला जाता है स्टैटिक्स। पर उसके अलावा जो दो आएंगे, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोशन। बस दोनों में हल्का सा फर्क है। एक्चुअली हल्का सा फर्क बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। जब डायनामिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है उसे सॉल्व करने में। काइनेमैटिक्स का पार्ट उतना अगर कंपेयर करें दोनों को, तो डायनामिक्स के कंपैरिजन में काइनेमैटिक्स बच्चों को इजी जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, रेस्ट, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक रेस्ट के बारे में
और एक मोशन के बारे में। क्या होता है, दोनों सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करेंगे पहले। मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर रखा हुआ है, वो वहां से मूव नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं। इसका मतलब आप अभी चेक कीजिए, थोड़ी देर बाद चेक कीजिए, उसके थोड़ी देर बाद चेक कीजिए, वो अगर कंटिन्यूसली वहीं पर है, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन पर है, वो स्टैटिक कंडीशन में है। मींस व्हेन an object placed on a surface when an object kept on a surface or placed on a surface and it is continuous, in same condition. It means there is no any displacement or it never moves from one place to another. So we can say that it is in rest condition or static condition. So हम ये बोल सकते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में है या फिर स्टैटिक कंडीशन में है। दो तीन इसमें लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो बस इस लाइन को याद रखिए, इन लाइन को याद रखिए। क्या लिखा कर दिया है? Well, it never moves from one place to another place. कंटिन्यूसली एक ही प्लेस पर है, कभी मूव ही नहीं हो रहा है, वहीं पर है कंटिन्यूसली। जब भी चेक कीजिए तो हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है। मोशन के बारे में क्या बोलेंगे? अक्सर ऐसा होता है, कुछ जगह बोला है सर वो चीज वहां पर इसलिए है कि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके डन, सही है। फिर अगर आप उसे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बस फिर हम बोल सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो चीज डिस्प्लेस होती है उस जगह से। जैसे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अगर हम डायग्राम देखने की कोशिश करें, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो कंटिन्यूसली रेस्ट कंडीशन में है जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया। मान लो आपने एक फोर्स लगा दिया F, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वहां से मूव होकर कहीं और चला गया, यहाँ पर आ गया मान लीजिए ऐसा। यहां पर अगर वो इस प्लेस से यहां से अगर वो यहां तक आया है तो वो कंटिन्यूसली मूव तो होने वाला नहीं है, डिपेंड करता है फोर्स पर कि आपने जितना फोर्स लगाया होगा उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट अपनी एक प्लेस से दूसरी जगह तक जाएगा, पर कहीं ना कहीं जाकर तो रुक ही जाएगा फाइनली। बस वो उसका उस फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का जितना इफेक्ट था उतना दूर गया और जाकर रुक गया। तो ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर है तो हम मोशन में नहीं बोल सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो यहां से दूसरी तरफ गया है। बट अगर मुझे मोशन अगर डिफाइन करना है, मोशन के बारे में बोलना है, तो हम ये बोल सकते हैं व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वी कैन से दैट इट इज इन मोशन कंडीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह पर, दूसरी से तीसरी जगह पर, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कंडीशन में है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? व्हेन an object continuously moves from one place to another and so on, then we can say that it is in motion condition.
इट इज इन मोशन कंडीशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना कंटिन्यूसली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वर्ड्स को याद रखिए। अगर वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन कंडीशन में है। सही है ना? ये इसके बारे में एग्जांपल लेंगे। रेस्ट, अ बुक केप्ट ऑन द टेबल, सही है? या फिर अ पर्सन सिट समवेयर, कहीं पर भी वो बैठा है, बुक कहीं पर रखी है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? रेस्ट के हैं। मोशन का एग्जांपल दें हम लोग। आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो अर्थ के बारे में। अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, उसके ऑर्बिट में वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। वो कभी भी ब्रेक नहीं ले रहा है, कभी भी पॉज नहीं हो रहा है, वो मूव ही हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर कुछ फोर्सेस होने की वजह से। तो उस फोर्सेस की वजह से कंटिन्यूसली मूवमेंट में है, मोशन में है। सो ऐसी जगह पर हम बोल सकते हैं कि वो मोशन कंडीशन में है। सिर्फ आपने फोर्स लगाया, कुछ सेकंड्स के लिए मूव हुआ, फिर जाकर रुक जा रहा है, तो दैट इज हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, उसको मोशन नहीं बोल सकते। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए तुरंत नेक्स्ट डेफिनेशन। नोट डाउन हो गया है तो आगे की बात। जब आप मोशन के बारे में स्टडी करते हो तो उसमें और एक चीज मायने रखती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ऑब्जर्वर। एक बात याद रखिए, छोटी सी एक नोट लिख लीजिए आप जब मोशन के बारे में आप पढ़ते हो तो। नोट, मोशन कंसेप्ट is depends on observer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है ना कि मोशन कंसेप्ट जो होती है मोशन सॉरी एक ऑब्जर्वर पर क्यों डिपेंड है, इसके बारे में अगर बात करूं तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें बहुत सारे इल्यूजन भी हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं कार में बैठा हूं और कार से मैं मूव हो रहा हूँ, कार मूव हो रही है, तो ऑब्वियसली कार जब जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक पर्सन है जो बाहर खड़ा है, कार से बाहर खड़ा है, और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कार को, मुझे, और अगर उसे पूछा जाए क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हो उनमें से कौन सी चीज मूव हो रही है या फिर कौन से व्यक्ति मूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कार, और उसमें बैठे हुए जितने भी व्यक्ति है वो मूव हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ऑल द पर्सन्स which are sit in that bus or car, all the persons are moves with respect to that car। उस कार के साथ वो भी मूव हो रहे हैं। बट जब आप इस बारे में बात करो कि अगर वो ऑब्जर्वर कार में ही बैठा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब चेंज हो गया। पहले वही कार और वही पर्सन उसके लिए मूविंग कंडीशन में थे। अब अगर उसे पूछेंगे तो वो बोलेगा कार मूविंग कंडीशन में है, बट जो पर्सन्स हैं वो बैठे हुए हैं, जो ड्राइवर है वो बैठा हुआ है, जो पैसेंजर्स है वो बैठे हुए हैं। पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? जब मैं कार में बैठा हूं तो मैं मोशन कंडीशन में हूं या नहीं हूं? ऑब्वियसली हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जब वो कार, मान लेते हैं कि जब जिस कार में, जिस व्हीकल में मैं बैठा हूं, वो व्हीकल अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पर जा रहा है, तो जब वो बस कहीं पर भी पहुंचेगी, बीच में कोई भी स्टेशन आएगा, तो उस कार, वो बस जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वही पहुंचने वाली है, ऐसा तो नहीं उसके साथ तो हम भी पहुंचेंगे। मतलब इसका मतलब जितनी स्पीड उस कार या बस की हुई उतनी ही स्पीड मेरी भी हुई। उस पैसेंजर की, जितने भी उसमें बैठे हैं उन सभी की स्पीड सेम है। तो याद रखना, बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा ये होता है जिसकी वजह से बच्चों को कई बार इल्यूजन हो जाता है, तो उस चीज को याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में बताया जाता है। बस ऐसा है कि शायद तब कुछ लोगों को समझ में आ जाए, कुछ लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी नोट्स लिखनी है जो शायद 9th स्टैंडर्ड में हम लोग उतना सीरियसली उसके बारे में स्टडी नहीं करते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये एक ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। आप चाहो तो सीधा सीधा इस तरीके से आप जा सकते हो।
जा सकते हो या फिर ये एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इन दोनों के बीच में, जो भी है, ठीक है, ये ए से बी। और मान लो अगर आप इस पाथ से नहीं जा रहे हो या फिर यहां से नहीं जा सकते, तो आप अगर कहीं और से जाते हो, ये पहले यहां गए, फिर वहां गए, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, और फिर यहाँ पर है, जैसे मान लो यहाँ पर सी डी ई एफ जी करते हुए बी तक पहुंच जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने जर्नी इस पूरे रूट से की, तो ये तो काफी लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, या फिर टोटल ट्रैवलिंग पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेस किया है इस जर्नी के बीच में, तो इसे क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट पाथ को या फिर एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस बोला जाता है, उसे बोला जाता है डिस्टेंस, ये जो इतना ट्रैवल किया है। और उसी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसे और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पर अगर डिस्टेंस लिखवा कर दूं आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल ट्रैवलिंग पाथ traced by an particle during the journey. ओके, पूरी जर्नी के दौरान आपने जितना भी पाथ कवर किया है, उस टोटल को, ईच एंड एवरीथिंग को डिस्टेंस में कंसीडर किया जाता है। और कुछ चीज लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज द लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। लॉन्ग टर्म क्यों लिखवा रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ, सीधी सी बात है ना, अगर मैं आपको पूछूं क्या इस केस में क्या बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट, आप यही बोलोगे डिस्टेंस। और इस केस में क्या, हर केस में नोट लिखनी है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम, या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस छोटा होगा, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर, डिस्टेंस इज द लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, एज वेल एज, और एक चीज लिख लीजिए, डिस्टेंस टर्म is used for travel in multiple direction। जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तब इस वर्ड को यूज किया जाता है। डिस्टेंस टर्म इज यूज्ड फॉर ट्रैवल्स इन मल्टीपल डायरेक्शन। अब यहां पर वही हुआ ना, अब आप जब कर्व्ड पाथ में जा रहे हो या फिर zigzag पाथ में जा रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। यहां पर हम और एक चीज लिखेंगे, when an object moves in curved path, जब वो कर्व्ड पाथ पर है, और zigzag पाथ, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व्ड पाथ पर या zigzag पाथ पर लिखा है, when an object moves in curved path or zigzag path, then it is then distance word can be used। ऐसे वक्त में आपको डिस्टेंस वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस कंसेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आप यूज ही नहीं कर सकते, कर्व वाले केस में, zigzag वाले केस में आप यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा लास्ट, यूनिट। यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? याद रखना, किलोमीटर, क्योंकि ये ऑब्वियसली लॉन्ग पाथ ट्रैवल करता है, इसीलिए उनको किस में कंसीडर करना पड़ेगा? किलोमीटर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर तुरंत डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। ओके, चलो ये नोट डाउन कर लिया है, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं। ओके, यही डायग्राम को फिर से ऑब्जर्व कीजिए। अब आप जब सीधा सीधा एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ को, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जब आप शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर सकते हो। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं, द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन और इनिशियल पॉइंट, the difference between final and initial point is called as displacement. क्या हुआ कि आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में यहाँ पर, ओके, ये एक चीज याद रखनी है। और ऐसा बोल सकते हैं इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जब होता है तो उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, इट इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट and therefore it is measured in meters। किसमें मेजर किया जाता है? ऐसा यूनिट्स का क्या है? मीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप जनरली देखें, एक ही केस है अर्थ के केस को अगर हम अवॉइड करें, उसके बारे में हम किसी दिन अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि अगर वो एक अर्थ के जो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है उसे हम अवॉइड कर दें तो बाकी सभी केसेस में ये जो लाइन हम लिखेंगे वो लागू होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ टर्म used for single direction only। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन के लिए ही यूज होता है मोस्टली। डिस्प्लेसमेंट इज अ टर्म यूज्ड फॉर सिंगल डायरेक्शन ओनली। ऐसा क्यों लिखा कर दे रहा हूं आपको कि एक ऑब्जर्व कीजिए आप कभी भी। हाँ, माना कि कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट नहीं है, हो सकता है कि वो लॉन्ग हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप जब बात करते हो कि सन रेज सन से निकलकर कहां पर आती है? अर्थ में। अब वो कुछ इस तरीके से आती होगी, सही है, और ये आपका अर्थ है, यहाँ पर आ रही है, सिंगल डायरेक्शन में आ रहे हैं सभी के सभी। तो वो जब सिंगल डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम लोग कभी भी जब बात करते हैं लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो याद है लाइट यहाँ से ही निकल कर आता है केवल। तो जो लाइट निकल कर आ रहा है तो हम जब बात करते हैं तो आपको कभी भी जो वर्ड्स पूछा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको मीटर पर सेकेंड में लिखवाया जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम मीटर पर सेकेंड में लिखवाया जाता है क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शन में है, ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिंगल डायरेक्शन, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा टोटल ट्रैवलिंग पाथ मल्टीपल डायरेक्शन से ट्रैवल करके आ रहे हो तो आप डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहे हो। आप सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहे हो तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ और नोट्स। ओके, ये अगर नोट डाउन कर लिया है तो इसके बारे में कुछ नोट, इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे फर्स्ट पहली नोट अगर लिखने जाओ, पहली नोट लिखना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब सभी को याद होगा, स्केलर क्वांटिटी मींस व्हाट? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसको डायरेक्शन नहीं होता, उसे बोला जाता है डेंसिटी, सॉरी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? जो वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी पॉइंट पर आते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो
डिस्प्लेसमेंट may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, दोनों चीजें हैं तो नियर अबाउट सेम ही, बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम वर्ड्स को यूज करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने अगर आपको बोला कि यहां से ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट तक गए और वहां तक हम लोगों ने 500 मीटर तक की जर्नी क्रॉस की, हो गया। अभी के लिए मैं पूछूं ए से बी गए तो डिस्टेंस कितना, 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, 500 मीटर। दोनों सेम ही है क्योंकि एक ही तो पाथ है ट्रैवल किया हमने, ठीक है। अब मान लो कि मैं अगर बोलूं यहां से हम लोग रिटर्न आए, बट कहां तक आए, सिर्फ एक सी पॉइंट बीच में पड़ता है वहां तक आए, और कितनी जर्नी क्रॉस किया आप लोगों ने, तो मैं ऐसा बोल दूं कि आपने 100 मीटर क्रॉस किया। कितना मीटर क्रॉस किया, 100 मीटर। अब ये पूरी जर्नी कैसी है, ए से बी और बी से सी, ये इस पूरी जर्नी के लिए। तो मैं अगर आपको पूछूं ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना था, तो आप बोलोगे 500 मीटर सर। डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो भी बोलोगे 500 मीटर। बट जब मैं आपको पूछूं बिटवीन एसी के बीच में, अब देखिए एसी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, अभी लिखवा के दिया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहले आप कहां से कहां गए, ए से बी गए 500, फिर बी से कहां गए, सी 100, 500 प्लस 100 600 मीटर। आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 600 मीटर, ऑलवेज पॉजिटिव। अब समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद कीजिए, द डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो ए और फाइनल पॉइंट है वो सी, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, तो देखिए 500 माइनस 100, तो कितना डिफरेंस है ए और सी के बीच में, 400 मीटर। अब बताइए क्यों करना पड़ा, कैसे निकाला मैंने ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। 500 माइनस 100, जो 100 मीटर आप रिटर्न आए ना, उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये चीजों को याद रखना है। इसी से रिलेटेड हम और एक चीज लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। वेलोसिटी हो सकती है, क्यों हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, सभी को याद होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड करने का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऑब्वियसली सर्कुलर के केस में होता है, मान लीजिए सर्कल में आपने एक राउंड कंप्लीट किया फिर वहीं आ गए और इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो सर्कुलर मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी ऐसे केसेस में। तो ये वेलोसिटी के केस में हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तो वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है। बट स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। आप ऑलवेज पॉजिटिव लिखिए, पहले ऑलवेज लिखिए, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहां पर ये अगर नेगेटिव नहीं होगा तो सीधी सी बात है स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर जगह मैं और एक चीज लिखवाता हूं, फोर्थ। तीन चीजें नोट किया आपने, चौथी नोट करने वाली चीज हमेशा याद रखना, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी याद रखना है डिस्टेंस हमेशा हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। यहाँ पर एक केस में हुआ ना इक्वल, देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर इक्वल हुआ, तो या तो वो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा ही होगा, इक्वल होगा, पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस छोटा हो किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है हमेशा। बहुत कई बार सिली ऐसे क्वेश्चन आते किसी किसी एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन पॉजिटिव हो सकता है कौन नेगेटिव हो सकता है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था हमें, और हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक वहां पर कर आते हैं। जल्दी से और एक चीज, फिफ्थ चीज, डायमेंशन। डायमेंशन, दोनों के लिए डायमेंशन लिख लेते हैं।
डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा बताइए। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं, पर बात तो फिर वहीं आ गई ना, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़कर आए हो, कुछ भी हो जाए कन्वर्ट तो वो मीटर में ही होना है किलोमीटर का, और मीटर ही अगर सिर्फ है तो क्या डायमेंशन आएगा, मीटर अगर है तो L1 M0 T0, बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट तो मेजर ही मीटर में करते हैं, तो वो भी L1 M0 T0, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम ही है। जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, ये नोट डाउन हो गया है, तो एक लास्ट नोट, इसमें 5 हो गए हैं और एक नोट। अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जितने भी साइन कन्वेंशंस थे, जितने भी कंसेप्ट हैं, सब रिलेट किए वेलोसिटी और स्पीड के साथ, क्योंकि अभी फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या है। अगर फिर भी किसी को यहाँ नहीं समझ में आए तो ये दोनों चीजें लिखवा देता हूँ। ओके ओके, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, या फिर डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीधा सीधा लिख दीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी से आप अगर इसका यूनिट बनाया जाए तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये एक चीज हो गई। स्पीड के बारे में अगर लिखा हूं मैं आपको, व्हाट इज द स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ऐसा कुछ बोल दीजिए आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने पीछे लिखा है कि डिस्टेंस को हमेशा किसमें मेजर किया जाता है, किलोमीटर्स में। ऑब्वियसली किलोमीटर्स के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट को टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली टाइम को हम सेकंड में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, हावर्स में, किलोमीटर पर आवर। हो गया ये चीज। यहां पर एक चीज और नोट करवा देता हूं आपको। पहले तो टू कन्वर्ट, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वर्ड्स पर कभी मत जाना। क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार आपको बोलते हैं द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चा कंफ्यूज, स्पीड बोला है, मीटर पर सेकंड दिया, ऐसा कैसे। याद रखना, यूनिट पर फोकस कीजिए। अगर यूनिट मीटर पर सेकंड दिया है, भले ही उसने वर्ड स्पीड यूज किया होगा, पर अगर वो मीटर पर सेकंड है तो वो वेलोसिटी की ही वैल्यू है। अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया है तो फिर वो स्पीड की वैल्यू है। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है क्वेश्चन और बोला जाए कि आंसर मीटर पर सेकंड में एक्सपेक्टेड है, या फिर मीटर में एक्सपेक्टेड है, या फिर सेकंड में एक्सपेक्टेड है, तो क्या करोगे। ऐसा कंसीडर कर लेता हूं मैं कि कंसीडर x किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। x किलोमीटर पर आवर, इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये जो आपकी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो होगी, किलोमीटर को मीटर में लेकर जाना है, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर हो गया। 1 आवर मतलब कितना सेकेंड्स, 3600। दोनों को कट कर दीजिए, दोनों को 2 से डिविजिबल है, तो अगर दोनों को कट कर दिया जाए तो ये 5 जा और ये 18 जा। मतलब आज के बाद कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5/18 से। तब ये सवाल मन में नहीं आना चाहिए कि 5/18 से ही क्यों किया, वो ये रीजन है उसका। और एक चीज, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में आपने लिखा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और ये भी लिखा आपने डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी लिख लो हमें ये एक नोट, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज इक्वल और greater than, always equal or greater than magnitude of velocity। स्पीड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी वेलोसिटी के साथ, स्पीड की। और यहां पर ऐसे लिखेंगे आप सिंबॉलिक लैंग्वेज में, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी स्मॉल हो सकती है, लेस हो सकती है, किससे, स्पीड से, बट कभी भी वेलोसिटी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको।
सपोज अगर आपको मैं बोलूं कि 72 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लो तो कितना होगा मीटर पर सेकंड में? देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करने को बोला उसने, ठीक कर देते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 18, 18 4 72, 5 4 20, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 20 मीटर पर सेकंड। देखिए प्रूफ हो गया। स्पीड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, कुछ कुछ केसेस में इक्वल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा कि स्पीड की वैल्यू कभी भी कम आएगी, किससे? वेलोसिटी से। तो ये चीजों को आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है फॉर द थ्योरेटिकल कांसेप्ट, फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। एमसीक्यू में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आप नेशनल लेवल पर स्टडी कर रहे हो, या फिर मे भी पॉसिबली कुछ बच्चे कोई इंटरनेशनल लेवल के लिए भी स्टडी कर रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बच्चे मैथमेटिकल अप्रोच पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ इन चीजों को अवॉइड कर जाते हैं, थ्योरेटिकल कांसेप्ट को, ये सोचकर कि इतना इजी कौन पूछेगा। पर याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी बहुत इजी नहीं होते आप लोगों के लिए। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आप मिस कर जाते हो, वहां पर जाकर जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं ना, उसके लिए ये होगा कि क्या होता है, दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं, दोनों ग्रेटर भी हो सकते हैं, दोनों लेस भी हो सकते हैं। नहीं, ये चीजों को याद रखना है। स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकती वेलोसिटी से, ठीक है। आई होप सो ये जितना भी आप लोगों को अभी पढ़ाया गया आपने सब नोट डाउन करके रखा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे मैं अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, और इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिए। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है बहुत थोड़े बहुत है, आने वाले 1 या 2 लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका होगा, और फिर हम बहुत सारे इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में आपको यूजफुल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहिए इस लेक्चर सीरीज के साथ। थैंक यू।